तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ईयर का। अ, हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक? एज वी नो फ्रॉम इट्स नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो जब हम चार्ज को स्टडी करते हैं रेस्ट में तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। अब अगर एक ग्लास है, इसको हम रब करते हैं एक सिल्क कपड़े के साथ, तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो दोनों चार्ज रेस्ट में होते हैं, वो मोमेंट में नहीं होते। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एक चार्ज होता है मोमेंट में, जब चार्ज मोशन करता है तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट यहाँ पर चार्ज मोशन में नहीं है। अब हम यहाँ पर चार्ज को रेस्ट में पढ़ेंगे। अब चार्ज को रेस्ट में पढ़ेंगे तो इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है चार्ज के रेस्ट में, जब चार्ज रेस्ट में होता है। और इसके जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम पढ़ेंगे। चार्ज का जब रेस्ट में होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसके साथ रिलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सब फिनोमेनास को चार्ज के साथ जो रिलेटेड है रेस्ट में, तो वो सब, इन सब चीज़ों को हम इसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए इसके जो एप्लीकेशन है, जैसा हम स्प्रे पेंट करते हैं, गाड़ी को पेंट करते हैं स्प्रे के थ्रू, एक मशीन के थ्रू, तो वो हम इसी स्टैटिक चार्ज को यूज़ करते हैं। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम स्टैटिक चार्ज को यूज़ करते हैं। तो अब जैसा कि हम इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। अब हम आते हैं चार्ज पे। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मीन्स कि मैटर के साथ एक रिलेटेड प्रॉपर्टी है। एक इसकी एक इंडिपेंडेबल प्रॉपर्टी है, ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। अब हमारे पास जैसा कि करंट है, करंट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। करंट डिपेंड करता है चार्ज पे और टाइम पे, लेकिन ये चार्ज जो है ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने खुद से एक प्रॉपर्टी है, एक इंडिपेंडेबल प्रॉपर्टी है। अब अगर हम देखें W इज इक्वल टू एम जी, वेट है, वेट डिपेंड करता है मैस और ग्रेविटी पे, लेकिन जो मैस है इट इज़ इनडिपेंडेबल ऑन वेट एंड ग्रेविटी। ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। अब अगर चार्ज हम स्पेस में जाए, अब अगर हम यहाँ पर अर्थ पे है, अब अगर हम दूसरे प्लेनेट पे जाए, लेकिन चार्ज की जो वैल्यू है इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये एज इट एज होगी। यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है वहाँ पर भी, किसी और जगह पर भी वही वैल्यू होगी। तो इट इज़ इनडिपेंडेबल ऑन द अदर quantities. So this is intrinsic property of matter. ठीक है। when अब चार्ज की हम एक प्रॉपर डिफिनीशन हमारे पास नहीं है, लेकिन चार्ज को हम सिर्फ डिफाइन करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन के एफिशिएंसी के थ्रू। अब अगर एक बॉडी है, उसके पास हैव अ डिफिशिएंसी और एक्सेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके उस बॉडी के पास या उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिस है या इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो उस पर एक चार्ज आएगा। अब अगर एक बॉडी है या एक एटम है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर एक एटम है और उसके साथ चार्ज कम है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है या एक्सेसिस है, उसके जो ड्यू शेयर्स है, ड्यू शेयर्स मीन्स कि अगर एक एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसका डॉपलेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वो उस एटम पे एक चार्ज आएगा। ठीक है ना। अगर उसका जो शेल है वो कंप्लीट नहीं है, तो उस पर एक चार्ज आएगा। अगर उस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर उस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके अमाउंट, जो उसके रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन आम तौर पे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में हमारे पास एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरह होता है? उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है और प्रोटॉन की तादाद है किसी भी एटम में, वो इक्वल होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जब तक आप एटम को छेड़ते नहीं है, जब तक आप एटम के साथ कुछ उसका उसको उस पर कोई भी मीन्स का, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं
तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आप एटम को छेड़ते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ते हैं, उसके शेल्स को छेड़ते हैं। तो जब तक आप एटम को छेड़ ना दे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आप एटम को छेड़ते हैं तो वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उसमें कमी ज़्यादती आ जाती है, तो एक्सेसेस और डिफिशेंसी आती है। तो उस एक्सेसेस और डिफिशेंसी की वजह से किसी भी एटम पे चार्ज आता है, ठीक है ना, किसी भी एटम पे चार्ज आता है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव केस में होता है। तो अब चार्ज हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो आमतौर पर होते हैं हमारे पास, जो सबसे स्मॉलेस्ट मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट पार्ट जो इनडिविजिबल पार्ट होता है मैटर का वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब अगर हम बिल्कुल किसी भी चार्ज का जो मिनिमम चार्ज होता है किसी भी एटम पे, तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सबसे मिनिमम चार्ज वो एक्वायर करता है किसी भी एटम में, ठीक है ना। जितने भी अब अगर इलेक्ट्रॉन के तादाद में इजाफा करते जाएंगे किसी भी एटम में तो उसमें चार्ज का इजाफा होता जाएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी करते जाए तो उसमें से चार्ज का इजाफा होता जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती की वजह से, इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिस की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशनल है, मींस कि कन्वेंशन की कि हम इन दो चार्ज में डिफ्रेंशिएशन कर ले, ठीक है ना। अब एक एटम भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होता है। वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब चार्ज के प्रोडक्शन के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर दो चीज़ों को रब कर ले तो दो चीज़ों को रब करने की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र है एक एटम से दूसरे एटम में, इसी तरह से मैं ये दो एटम्स है और इन दो एटम्स को मैं रब कर रहा हूँ, तो रबिंग के दौरान एक एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा एटम इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब अगर ग्लास को रब कर ले हम सिल्क के साथ तो सिल्क पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो ग्लास है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ग्लास ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है ना। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन भी हमारे पास जो है वो चार्ज ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। जिस तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर और ट्रांसफ़र करते हैं और इसी वजह से उस पर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। और डिफरेंट तरीक़ों से चार्ज की जो ट्रांसफरिंग है वो हम कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम चार्ज का प्रोडक्शन जो है वो हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज है, जिस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट किस तरह करते हैं, एक फोर्स के थ्रू ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और जिसको हम डिटेल में कूलम लॉ में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम इसके बाद चार्ज के जो प्रॉपर्टीज़ है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ ये एक्वायर करते हैं, इनके साथ कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड है, वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। अब चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम, ठीक है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। 1 coulomb is equal to the charge on 625 into 10 raised to the power 16 electrons। एक
कूलम चार्ज किस चीज़ के इक्वल होता है? देखें ना, मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है। अब अगर हमारे पास 6 to 5 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए और इस पे जो चार्ज है उसको हम काउंट कर ले, उसको हम सम अप कर ले, तो उससे हमें मिल जाएगा 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 625 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में तो होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो आपके पास होल नंबर में होंगे, क्योंकि पॉइंट में ये कभी भी नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट्स में नहीं हो सकते, ये तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, होल्स नंबर में होंगे। तो इसी वजह से 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे और इनका जो चार्ज है इनको हम सम अप करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 कूलम चार्ज के। ए बॉडी इज सेड टू हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब अगर हमारे पास कोई हमसे पूछे कि एक बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है और वो पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है, तो व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि इस एटम के साथ 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। मैंने आपको बताया कि किसी एटम पे जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज तभी होगा जब उस एटम में से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए होंगे। ठीक है ना, वो डेफिसिट होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अब अगर 1 कूलम चार्ज हमारे पास नेगेटिव कोई बॉडी जो है वो नेगेटिवली 1 कूलम चार्ज होगा, तो इट मींस कि उस इलेक्ट्रॉन पे इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव अमाउंट में आए होंगे, तो तभी उस पर 1 नेगेटिव कूलम चार्ज होगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये जो प्रॉपर्टीज है ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो बेसिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये भी एक्सपेरिमेंटली कंफर्म है। तो ये जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखे हैं, तो एडिटिव इन नेचर, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म प्रॉपर्टीज है। अब एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये चार्जेस जो है इसको हम एड अप कर सकते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम आम जो जिस तरह आम अलजेब्रिक सम होता है किसी भी जिस तरह हम दो चीज़ों को एड अप करते हैं 1 + 2 = 3, तो इसी तरह से हम चार्ज को भी एड अप और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चार्ज को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, इसको सिर्फ एड अप कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज खुद एक दूसरे को फिर कैंसिल आउट करते हैं। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हमारे पास एक बॉडी है और उस पर 2 कूलम चार्ज है, हाँ, और इसके साथ हम 3 कूलम और भी ऐड कर ले, तो कितना आ गया? 5 कूलम चार्ज आ गया। अब अगर एक बॉडी इस पे 5 कूलम चार्ज आ गया और इसमें से हम -2 कूलम चार्ज एड अप कर ले, तो -2 क्या होगा? ये प्लस दरमियान में लगाएंगे और माइनस इस चार्ज के साथ आएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 3 कूलम चार्ज बन जाएगा। तो ये आम मैथमेटिकल रूल से हम इसको एड अप और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? मैंने अभी पहले चार्ज के डेफिनेशन में कहा कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, द मिनिमम चार्ज किसी भी मैटर पे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज हमने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज को कैलकुलेट किया है और वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मीन्स कि चार्ज हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक किसी भी एटम पे होगा। E is the charge on electron and N is the number of electrons। अब अगर हमारे पास किसी एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो उस पे जो चार्ज होगा वो होगा -n की जगह 2 पुट कर लेंगे और E जो है वो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है -19 कूलम। माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एड अप हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले किसी एटम से, तो इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स लूज किया एटम ने, तो फिर हम यहाँ पर +2 लगाएंगे, +2। ठीक है।
अब ये गेन किया इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ पर लूज किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब लूज और जब गेन होगा तो -2। तो ये हमारे पास जो एटम्स जो चार्ज है वो हमारे पास ये जो n नंबर है इसके मुताबिक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये मिनिमम चार्ज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये n कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होगा, नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स के पॉइंट्स में ये नहीं होगा 3/2 1/2 1/6 इस तरह के इस तरह का नेचर इसका नहीं होगा, ये होल नंबर में होगा। तो मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन का हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, तो इसी के मुताबिक हमारे पास किसी भी एटम पे चार्ज का इजाफा होगा या चार्ज की जो डेफिशिएंसी है वो आएगी। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी एटम में जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं या दो बॉडीज़ को रब करते हैं, सिल्क और मैंने बताया कि सिल्क और जो रॉड है उसको हमने रब किया, तो इसमें से सिर्फ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, दूसरा एटम उसको गेन कर लेता है। अब अगर हमारे पास दो एटम्स है और दो एटम्स रिएक्शन कर लेते हैं, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर इसके साथ जो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्शन करके एक एटम बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ड्यू इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसका भी डॉपलेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सेम है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर भी और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफ़र होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में या शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो कमी है या इलेक्ट्रॉन क्रिएशन है या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रॉय है वो यहाँ पर नहीं होगी। मीन्स कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, वही 8 के 8 आएंगे। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, अब अगर एक एटम पे हमारे पास 2 कूलम चार्ज है और इसका हम जितना भी स्पीड बढ़ाए और कम करें तो स्पीड बढ़ने या कम होने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चार्ज वही का वही रहेगा। अब अगर हम रिलेटिविस्टिक मैसेज में देखें, मैसेज किसी भी बॉडी का जो मैस है वो स्पीड विद स्पीड अप्लाइड जाने से वो क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज विच एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हो गए। तो उसके बाद जो है हम चार्ज को देखते नहीं है, हम चार्ज की सिर्फ जो चार्ज का जो सिर्फ जो उनकी वैल्यू है उसको स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं चार्ज के। ठीक है ना। और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं और उनके जो वैल्यूज़ है उसके मुताबिक हम बताते हैं कि एटम पे कितना चार्ज आ गया और कितना उससे चार्ज लूज़ किया। ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंसी और एफिशिएंसी रूल्स के मुताबिक हम करते हैं। ठीक है। अब हम दो किस्म के न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हैं, तो उससे चार्ज के जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक। हाँ, तो अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इस चार्ज ऑफ 4.5 × 10⁻⁻⁻19 कूलम इज़ पॉसिबल। ये चार्ज आया हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं, किसी एटम पे इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं। तो अब हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा, क्वांटाइजेशन में हमने एक फार्मूला पढ़ा और फार्मूले में हमने Q = NE पढ़ा। तो इसके मुताबिक आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है, इसको पॉइंट आउट करना है कि आया ये चार्ज पॉसिबल है किसी एटम पे या नहीं है। तो इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, देखिए ना, हमारे पास चार्ज है कितना, इतना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें पता है कि कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो देखिए इस फार्मूले में हम n को फाइंड आउट करते हैं। अगर n हमारे पास होल नंबर आ गया, मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये चार्ज पॉसिबल होगा। अगर ये n जो है हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया तो ये चार्ज किसी भी एटम पे पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि n हम यहाँ पर छोड़ते हैं और
ई को उस साइड पे डिवाइड करते हैं तो इन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई। क्यू हमारे पास गिवन है चार्ज 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो हमें मालूम है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसको चार्ज की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पे डिवाइड करने से हमारे पास आता है 2.8। 2.8 इन आ गया, तो इन हमारे पास 2.8 नहीं हो सकता, ये हमारे पास हमेशा होल नंबर में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, हमारे पास आधा इलेक्ट्रॉन्स 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं हो सकते। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो वो 2 होंगे, 3 होंगे, ये मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से होंगे। तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन एनी एटम। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि एक ग्लास रॉड को हमने रब किया विद सिल्क ग्लास, तो सिल्क जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और ग्लास पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उसने गिवन है वैल्यू कि हमारे पास किसी ये जो जब हमने रब किया तो ग्लास पे हमारे पास प्लस 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज आ गया, -19 कूलम, ये -19 कूलम है। तो हमसे गिवन मांगते क्या है, ये तो गिवन है। अब ये रिक्वायर्ड क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए अगर इस पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया। ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसको भी हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि इज इक्वल टू एन ई। तो हम यहाँ से एन को फाइंड आउट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, तो क्यू डिवाइड बाई ई। तो ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है प्लस 19.2 माइनस 19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे 12 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो लूज किए रॉड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, -19 कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 12 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास इतना चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब दूसरे पे हमसे रिक्वायर्ड है कि नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क पे कितना चार्ज आएगा। तो सिल्क पे जितना रॉड ने लूज किया जितना चार्ज उतना सिल्क पे आएगा, लेकिन सिल्क पे नेगेटिव में आएगा, वैल्यू नेगेटिव में होगी। ठीक है, -19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को गेन किए, और सिल्क ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए, 12, क्योंकि रॉड ने जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन लूज किए और सिल्क ने 12 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसने -19.2 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज आ गया, और इस पे माइनस उसकी नेगेटिव में आ जाएगा। अब दूसरे में क्या है, इस दियर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ग्लास से हमारे पास सिल्क में कोई मास का ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे ग्लास से सिल्क में जाएंगे तो ग्लास का जो मास है वो थोड़ा सा कम होगा, और जो सिल्क है उसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए। तो अब उस मास को हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना मास है। तो 12 इलेक्ट्रॉन लूज किए और 12 इलेक्ट्रॉन सिल्क ने गेन किए, तो इसका मास कितना जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। तो 12 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻29 kg। दिस इज़ अ वेरी फाइनाइट मास, ये बहुत स्मॉल माइन्यूट मास है जिसको हम काउंट नहीं करते। तो इतना मास जो है वो ट्रांसफ़र हो गया इस रिएक्शन में फ्रॉम अ रॉड टू सिल्क। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम जो इम्पोर्टेंट लॉ है, कूलम लॉ है, उसके बारे में डिटेल में लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर कूलम लॉ के बारे में होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।